हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आरपी सर लिब्रेस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आप सब जानते थे कि हम लोग कोविड-19 के तहत पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, शिक्षण कार्य स्थगित था, ऑफलाइन क्लासेज। तो लिब्रेस क्लासेज के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अब सीटेट की क्लासेज रेगुलर क्लासेज चलेंगी। उसमें मैं आप सब जानते हैं कि हम आपको पर्यावरण पढ़ाते थे, तो आज हम लोग पर्यावरण की क्लास शुरू करेंगे। और सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसके पाठ्यक्रम को जानना, सिलेबस को जानना जरूरी होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, उसके सिलेबस की, किसकी, पर्यावरण की। पर्यावरण का देखिए सिलेबस जो है ना, पर्यावरण एक दूसरे तरह का विषय लगता है। कभी आप पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि वो सामाजिक विज्ञान है, कभी आप पढ़ते हैं तो लगता है कि वह विज्ञान का विषय है। पूरे पर्यावरण को दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है। भाग ए, भाग क, और दूसरा भाग ख अर्थात भाग बी। देखिए भाग ए में थियोरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वह सिलेबस काफी छोटा दिखता है और उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला भाग एक में आता है जो, वो है परिवार एवं मित्र। कौन? परिवार एवं मित्र। परिवार और मित्र में ही परिवार, उसके बाद आता है संबंध, संबंध के बाद आता है कार्य एवं खेल, फिर आता है जंतु एवं वनस्पति। सिलेबस में आपके लिखा है जंतु एवं वनस्पति। कहने का मतलब कि परिवार में परिवार क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। परिवार क्या होता है, परिवार के बाद दूसरी अहम भूमिका किसकी होती है? मित्र की होती है। फिर मित्र के बाद संबंध अर्थात रिश्तेदार, उनसे क्या परिवार पर प्रभाव पड़ता है, क्या परिवार में रहने वाले लोगों, बालकों पर कार्य, उनके कार्य और खेल का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लोगों का, बच्चों का जंतुओं से क्या प्रभाव पड़ता है, जंतुओं से क्या उनका मोह होता है, फिर वनस्पतियों से कितना लगाव होता है। इस पूरे टॉपिक में यह दिया है परिवार और मित्र में, तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। नो डाउट आप सब जानते होंगे कि परिवार क्या है। तो परिवार कहा गया कि परिवार व्यक्तियों का समूह है। किसका? व्यक्तियों का समूह परिवार कहा गया। लेकिन आप सब जानते हैं परिवार की अंग्रेजी क्या होती है? फैमिली होती है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप इंग्लिश के में देखें तो इसको कहेंगे हम लोग फैमिली एंड फ्रेंड्स। परिवार एवं मित्र, फिर रिलेशनशिप संबंध, फिर वर्क एंड प्ले, फिर एनिमल एंड प्लांट्स। तो इस तरह से यह पहला हुआ परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र के बाद दूसरा जो है भोजन, यह सबसे लंबा टॉपिक है। कौन? भोजन। भोजन में हम लोग देखें कि भोजन किसी भी जीव के लिए, एनी लिविंग क्रिएचर के लिए, किसी भी जीवित प्राणी के लिए भोजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। तो इस तरह से भोजन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो भोजन में हम लोग देखेंगे जो हम लोग ग्रहण करते हैं, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु हो, जो भी है वो सब ग्रहण करते हैं। अब भोजन में हम दो तरह के पदार्थ ग्रहण करते हैं। एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। उसमें हम लोग देखेंगे कार्बनिक पदार्थ में हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक, फिर न्यूक्लिकम। फिर अकार्बनिक में हम लोग देखेंगे खनिज लवण तथा जल। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उसके बारे में डिटेल, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा आता है आश्रय। निश्चित रूप से भोजन के बाद आश्रय अर्थात ठहरने, विश्राम करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से देखिए सिलेबस भी बहुत अच्छा बना है। परिवार आया तो परिवार के बाद क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन के बाद क्या? आवाश्रय, ठहरना अर्थात आश्रय, शेल्टर जिसको कहते हैं। और इस आश्रय में रहने का देखेंगे कितने तरह के, देखिए विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। हर तरह के जीव जंतु अपने आप को अनुकूलित करते हैं और हर जगह एक तरह के मकान नहीं होते हैं, एक तरह के आवास। हर जीव एक तरह के आवास में, हर एक प्राणी एक तरह के आवास में नहीं रह सकते। इस तरह भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हर विभिन्न जीवों के लिए आवास अलग अलग बताए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे आवास कितने प्रकार के होते हैं, किस पशु का, किस पक्षी का, किस जीव का कौन सा आवास होता है। हमारे भारत में भी और विश्व में भी कुछ, एक तो जंतुओं के, जीव जंतुओं के आवास होते हैं, फिर कुछ मानव आवास, विशिष्ट प्रकार के जो
मानव के आवास होते हैं उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है जल। क्यों जल? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। कौन? जल। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। क्या? जल ही जीवन है। बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाणक्य ने कहा था कि 3 चीजें व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी है। क्या? अन्न, जो पहले मैंने बताया, अन्न। दूसरा जल, अर्थात अन्न, जल और ज्ञान। क्या? अन्न, जल और ज्ञान। तो अन्न भी हम लोग पढ़ेंगे, भोजन में पढ़ेंगे, फिर जल। उसके बाद जब इतना पढ़ लेंगे तो हमें पर्यावरण का ज्ञान तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। तो हमारे पास कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे, हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जल, जल क्या है हम लोग देखेंगे। जल क्या है, जल कितने प्रकार का होता है, जल का क्या उपयोग होता है, क्या जल में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो भी जल में, और जल में कौन कौन से अशुद्धियों के नाते कौन सा प्रदूषण, आप जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण की भी बात होती है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण में हम लोग देखेंगे कि जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रदूषण में, वो होता है जल प्रदूषण। तो लगे हाथ जब हम लोग जल पढ़ेंगे तो इसके बारे में, हम जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। जल प्रदूषण से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, और क्या इसके उपाय हैं, क्या बचाव के उपाय हैं, हमें क्या प्रिजर्वेशन करना चाहिए, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें? जल में। उसके बाद आता है ट्रेवल, यात्रा। क्या? यात्रा। अब यात्रा इस तरह से आप यूपी टेट में या सी टेट में कहीं देखते हैं, कहीं कहीं यात्रा लिखा होगा और कहीं कहीं पर परिवहन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग देखेंगे परिवहन। बिना परिवहन के आप सब जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्या? परिवहन, अर्थात यातायात या यात्रा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे भारत में कितने प्रकार के परिवहन होते हैं, कितने प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं, सबसे पुराना परिवहन कौन है, सबसे आधुनिक परिवहन कौन है, कितने प्रकार कौन सी, जैसे आप देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे जल परिवहन, फिर हम लोग पढ़ेंगे सड़क परिवहन, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन, फिर हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन, और इस तरह से हम लोग ये होगा। उसके बाद कुछ चीजें जो मानव, ये थिंग टू डू एंड मेक, अर्थात वस्तुएं जो हम बनाते हैं यो प्राप्त कर सकते हैं। मानव को यदि ज्ञान है तो कौन कौन सी चीजें मानव के द्वारा स्वअर्जित कर, माने भूगर्भ में बहुत सी चीजें दबी हुई हैं तो उसको निकाल करके देखें। कहीं कोयला निकाला जाता है तो कहीं तरह तरह के ईंधन तेल निकाले जाते हैं, इस तरह उसी में से सोना निकाला जाता है। तो वस्तुएं जो हम बनाते हैं और हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के भूगर्भ में बहुत सी धरोहर है और जो मानव के द्वारा ही हम बना सकते हैं और उसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका पार्ट ए। कौन था? पार्ट ए। और पार्ट ए से इस 6 टॉपिक से, कितने टॉपिक से? 6 टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं। दूसरा जो भाग है वह आपको बता दें सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सी टेट में इस टॉपिक को, जो दूसरा टॉपिक है जिसको आप लोग पेडोलॉजिकल कहते हैं, अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन के मुद्दे, जिसको आप लोग ईवीएस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, ईवीएस। तो ईवीएस में देखिए यह कुछ है नहीं, बस इतना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको समझना कि पर्यावरणीय अध्ययन को कैसे करना चाहिए, क्यों पर्यावरण पढ़ाया जाता है, क्यों पर्यावरण कक्षा 1 में नहीं पढ़ाया जाता, क्यों 2 में नहीं पढ़ाया जाता, कि आप सब जानते हैं किस कक्षा शुरू होता है? कक्षा 3 से शुरू किया जाता है पर्यावरण। और आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व आज पर्यावरण के से परेशान है, पर्यावरण को लेकर तरह तरह की चिंताएं हैं। अभी आप देखिए कोविड-19 में जब ये लॉकडाउन हुआ तो पर्यावरण हमारा काफी शुद्ध हो गया, और देख रहे हैं पर्यावरण काफी है, बताता है कि यहाँ प्रदूषण घट रहा है, यहाँ प्रदूषण कम हो गया है। तो क्या है, हमारे पर्यावरण के अध्ययन में ये सब चीजें हम लोग देखेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन को कैसे करना चाहिए, पर्यावरण में हमारे शिक्षा में पर्यावरण का क्या महत्व है, कैसे वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संबंधित वो सब टॉपिक है। तो उसमें आपको ये सब टॉपिक हैं
जिसमें आपको टोटल 12 मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूं। पहला है भाग बी में, इससे भी प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे भी प्रश्न आते हैं 15, और इसके प्रश्न काफी लंबे होते हैं। लंबे होने का मतलब विकल्प जो होते हैं वो भी 4-4 होते हैं, और देखने में लगता है कि 2-2 लाइन। कभी कभी तो ये लगता है ये भी प्रश्न सही है, वो भी प्रश्न सही है, उस प्रश्न का दोनों आंसर सही हो सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि आंसर क्या होगा, एक ही सही होगा। इसलिए यह पर्यावरणीय शिक्षण शास्त्र जो है उसको बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना होगा। अब इसको अच्छी तरह से जब जानेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी एक एक चीज को हम लोग पढ़ पाएंगे। तो देखिए, पहला उसमें भाग बी का पहला जो टॉपिक है वो है पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ईवीएस। क्या कहते हैं हम लोग? कंसेप्ट ऑफ ईवीएस, अर्थात पर्यावरण को कैसे पढ़ा जाता है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या इसका पर्यावरण के कैसे पढ़ने का तरीका है, क्या क्या इसकी अवधारणाएं हैं, कुछ समाजशास्त्रियों ने, पर्यावरणविदों ने इसकी क्या अवधारणा दी है, ये हम लोग देखेंगे। फिर जब हम अध्ययन की अवधारणा देख लें कि हम क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद आएगा पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों हमको पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाना जरूरी है। आप सब जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि हम इसके महत्व के बारे में समझेंगे तो पर्यावरण का अर्थ ही होता है चारों तरफ, अर्थात हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, एक तरह से जागरूकता। अर्थात हम इसके महत्व को इसके जागरूकता से देख सकते हैं कि ईवीएस का महत्व, हम जितने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, जब इसके महत्व को हम बताएंगे तो हम क्या होंगे, हम जागरूक होंगे। और एक दूसरी बात उसी में आपको मिलेगा, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, कंसोलिडेटेड, एक पर्यावरण का अध्ययन, हमने बताया ना, कई विषयों को एक साथ समग्र अध्ययन किया जाता है, किसमें? ईवीएस में। तो इसी तरह से एक शब्द और लिखा होगा, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। कौन? एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। अब दो चीज यहां पर देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो पर्यावरणीय अध्ययन, तीसरा टॉपिक जो लिखा है वो है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। कौन? पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन, अर्थात कैसे कैसे हम लोग अध्ययन करते हैं, क्या क्या उसमें देते हैं। फिर पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा को कैसे पढ़ाया जाता है, पर्यावरणीय शिक्षा में क्या क्या आता है, अर्थात दोनों। पहले तो हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन देखेंगे और फिर इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो अध्ययन और उसके साथ साथ उसकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, कैसे दी जाती है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद चौथा जो इसमें टॉपिक आता है वो है अधिगम का सिद्धांत। भाई, अधिगम के सिद्धांत, थियरी ऑफ लर्निंग से आप अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि थियरी ऑफ लर्निंग आप बाल मनोविज्ञान में पढ़ते ही हैं कि अधिगम के कौन कौन सिद्धांत होते हैं। अधिगम का अर्थ ही हो जाता है, आप सब जानते हैं, सीखना। बच्चा जब से पैदा होता है उसकी शैशवावस्था से ही वो सीखना क्या करता है, प्रारंभ करता है। और आप सब जानते हैं सीखना अर्थात अधिगम, थियरी ऑफ लर्निंग एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस माना जाता है। क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। कौन सा? ये पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात अधिगम का सिद्धांत, इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सिद्धांत उसमें आते हैं। और पांचवा जो टॉपिक है इसमें वो है सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में संबंध। कौन? सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में संबंध, सोशल साइंस और साइंस में संबंध। अपनी हमने बताया कि कभी कभी पर्यावरण में कभी कभी आप पढ़ते हैं तो लगता है विज्ञान का विषय है, तो कभी कभी लगता है सामाजिक विज्ञान का विषय है। तो हम इस पेडोलॉजी में हम लोग ये भी देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या दोनों में ओवरलैपिंग है, क्या एक दोनों को समान मान्यता देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे कभी कभी सामाजिक विज्ञान जो है पृष्ठभूमि तैयार करता है विज्ञान का, और कैसे विज्ञान सामाजिक विज्ञान को साबित कर देता है। मान लीजिए हमारी भूगर्भ में बहुत सी चीजें हैं जो खोजी गई, आया, लोगों ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया, तो बाद में विज्ञान उसे क्या कर देता है, विज्ञान उसे प्रमाणित कर देता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन सोशल साइंस एंड साइंस। फिर अब इतना जब हम लोग पढ़ लिए ईवीएस में, पहला पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा, दूसरा पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, फिर उसके बाद हम लोग देखे पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, फिर हम लोग देखे अधिगम का सिद्धांत, फिर सामाजिक विज्ञान
एवं विज्ञान में संबंध। उसके बाद हम लोग देखें पर्यावरणीय अवधारणा प्रस्तुत करने के ढंग। अब हम लोग छठा टॉपिक देखेंगे पर्यावरणीय अवधारणा प्रस्तुत करने के ढंग। ये जितने भी अवधारणाओं के बारे में सब बताया गया, उसको हम लोग कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्या ढंग होगा, क्या अप्रोच होगा, क्या दृष्टिकोण होगा, वो हम लोग देखेंगे। किसके दृष्टिकोण से कौन सा अच्छा माना जाएगा, वो सब बहुत से उसमें 8-10 आएंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये छठा टॉपिक था। उसके बाद इसी पार्ट बी में हम लोग देखेंगे, पार्ट बी में आपको हम बता दें, छोटा छोटा और है। पार्ट बी में 7वां टॉपिक जो है वो है क्रियाकलाप। क्या है? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप की हिंदी आप क्रियाकलाप है, अंग्रेजी की एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी बच्चा करता है, कैसे क्लास में, पर्यावरण में क्या एक्टिविटी। अब पर्यावरण में एक्टिविटी का बड़ा महत्व है। कहते हैं ना, आप छोटे क्लास में रहे होंगे, छोटे बच्चे, एक्टिविटी का क्लास होता है। ये कॉन्वेंट स्कूलों में देखिए चित्र बनवाना, तरह तरह के ये फ्रूट डे, वेजिटेबल डे, इस तरह से ये सब बनाते हैं, स्कूल वाले करते हैं छोटे बच्चों में। तो क्या एक्टिविटी, क्रियाकलाप, अर्थात उससे बच्चे की क्रिएटिविटी दिखती है कि बच्चा किसी चित्र को कितनी तल्लीनता से बनाता है, किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से करता है। वो हम लोग देखेंगे किसमें, क्रियाकलाप में। किसमें देखेंगे हम लोग, क्रियाकलाप। उसके बाद आएगा प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य। 8वां नंबर आएगा क्यों, प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य। प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य। ठीक, प्रयोग, प्रैक्टिकल। देखिए पर्यावरण में प्रैक्टिकल करके तभी तो तरह तरह की चीजें बताई जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, यहाँ गैस का रिसाव हो रहा है, ये प्रदूषण बढ़ रहा है। तो फिर उसमें व्यवहारिक कार्य क्या क्या करना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए, ये प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इतना पढ़ने के बाद 9वां टॉपिक जो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, उसका टॉपिक का नाम ही है डिस्कशन, अर्थात चर्चा। क्या? चर्चा। अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, डिस्कशन। और 10वां टॉपिक जो होगा वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इतना पढ़ने के बाद एक तो पढ़ना एक कंटिन्यू प्रक्रिया है, लेकिन आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में उसका क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। आप रोज क्लास करते हैं, जब टीचर आपसे पूछता है या आप कोई टेस्ट देते हैं तो आपका मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन यहाँ क्या दिया, व्यापक, ब्रॉड तरीके पर मूल्यांकन जरूरी है। क्योंकि इस जितना भी पढ़े आप पर्यावरण में या किसी विषय में, मूल्यांकन करना जरूरी है। अब मूल्यांकन से होता क्या है, क्या आपने पढ़ा और जितना आपने पढ़ा क्या उसमें आपने कुछ पाया। और मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का पता लगाया जा सकता है कि जो जिस विषय की शिक्षा दी गई, टीचर में कहाँ कमी रही, टीचर के द्वारा जो छात्र को बताया गया कितना बोधगम्यता हुई। ये सब किस पर आधारित होता है, मूल्यांकन। क्योंकि सारे टॉपिक का, सारे पढ़ाई का निचोड़ लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट ही तो होता है। यही रिजल्ट है क्या, मूल्यांकन। और इसी मूल्यांकन पर ही आधारित होता है आपके इतने दिनों की मेहनत। निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे और मूल्यांकन अच्छा होगा, और मूल्यांकन करके आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद 11वां टॉपिक 11 नंबर है शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण की सहायक सामग्री। शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण की सहायक सामग्री। कौन सामग्री, सहायक सामग्री। ठीक, तो शिक्षण में क्या क्या लगता है, कौन कौन सी मुख्य सामग्री होती है, कौन कौन की सहायक सामग्री होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड और ये सब चीजें आप पढ़े होंगे बखूबी। आप चाहे बीटीसी किए होंगे, चाहे बीएड किए होंगे, चाहे डीएलएड किए होंगे, जो भी चीजें आप सब पढ़े होंगे। शिक्षण की सामग्री क्या होती है और शिक्षण की कौन कौन सी सहायक सामग्री होती है। और लास्ट में सब पढ़ने के बाद पर्यावरणीय शिक्षण की समस्याएं क्या होती है, अर्थात लास्ट टॉपिक जो पर्यावरणीय अध्ययन की में हम लोग पढ़ेंगे वो है पर्यावरणीय
पर्यावरणीय शिक्षण या पर्यावरणीय शिक्षा की समस्या है। कौन? पर्यावरणीय अध्ययन की या पर्यावरणीय शिक्षा की समस्या है। इसको शिक्षा भी कहीं कहीं लिखा होगा और कहीं कहीं पर अध्ययन लिखा होगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर्यावरणीय अध्ययन की समस्या है, अर्थात पर्यावरण पढ़ते समय बालक को कौन कौन सी कठिनाई आती है, क्या उसे समझ में नहीं आता। निश्चित रूप से कभी कभी लगता है ये चीज क्या लिख दिया, ये कैसे संभव है। कभी कभी लगता है हाइपोथेटिकल लिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ साबित है, सब कुछ है, बाकी हम उसके इर्द गिर्द नहीं रहते हैं तो जैसे लगता है कि ये चीज ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये था आपका क्या, पर्यावरण का सीटेट का पर्यावरण का सिलेबस। मैंने आपको समझाया बखूबी, आपको एक एक टॉपिक की चर्चा की, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो एक एक टॉपिक को लेकर के विधिवत अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।